हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे एक एफिशिएंट और रेजिलिएंट कंपनी इंडिया को आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है। और उस कंपनी का नाम आप सब लोगों ने गेस कर ही लिया है, और वो है टाटा ग्रुप। सो टाटा ग्रुप ना सिर्फ पीएलआई स्कीम्स का फ़ायदा मिल रहा है, बल्कि साथ ही साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हाई स्केल, एफिशिएंट और रेजिलिएंट प्रोडक्शन का भी फ़ायदा उनको हो रहा है। कैसे चाइना प्लस वन पॉलिसी, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार आए थे तब से वो चाइना के पीछे टैरिफ लेके पड़े हुए हैं। सो टैरिफ्स आए, फिर कोविड आया, और लगभग दुनिया की सारी कंपनीज को, और उसमें भी दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एप्पल को भी ये समझ में आया कि ओवर डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर ठीक नहीं है। तो अगर नहीं है ठीक तो कुछ करना होगा, तो करे क्या? तो उन्होंने अपनी कुछ फैसिलिटीज़ धीरे धीरे भारत शिफ्ट की। अब उन सारी फैसिलिटीज़ को आज टाटा ग्रुप ओन एंड ऑपरेट करता है। कैसे हुआ इतना बड़ा परिवर्तन, और टाटा ग्रुप के आने की वजह से कैसे एफिशिएंसी और रेजिलियंस में इंप्रूवमेंट हो रहा है, चाहे वो फॉक्सकॉन की फैसिलिटीज़ हो, चाहे विंस्ट्रॉन की फैसिलिटीज़ हो। और आज इंडिया एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो कर रहा है, और हम प्रो वर्जन्स बनाने की तरफ कैसे बढ़ रहे हैं एप्पल के आईफोन्स के, वो हम आज की बात पे डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन में हम लोग यही बातचीत करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी है। आज हम समझेंगे कि वाई एप्पल चोज टाटा ओवर इंडिया, सॉरी, वाई एप्पल चोज टाटा ओवर चाइना, एंड इंडियाज राइज इन द आईफोन सप्लाई, जो धीरे धीरे 20% के आसपास हो गई है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम लोकलाइजेशन में है कि आप कितना मैन्युफैक्चरिंग इन होम करते हैं। इन होम मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में करते हैं, वो भी धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं, और कोशिश है कि 25% तक हम अगले 3 साल में पहुंच सकें। तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो एक समय था कि एक विदेशी कंपनी आती है, आज वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन ही ओन करते हैं। तो एक विदेश की कंपनी आती है और पूरी तरह से इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है अपने लिए। और आज़ादी के 75 साल के बाद आज हमको ये भी समझ में आता है, 75-80 साल के बाद, कि इंडिया की एक इतनी बड़ी कंपनी है जो फॉरेन रिसोर्सेज को यूज़ करके इंडिया के लिए बेहतर बना रही है। और इसीलिए हम देखते हैं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग 37% रेवेन्यू आज, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कुछ आता है, जैसे क्रोमा टाटा के अंडर में आता है, वोल्टास टाटा का है, बेको वोल्टास की एक पार्टनरशिप है टाटा होम अप्लायंसेस में, उसमें से भी 37% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रेवेन्यू है टाटा के पास, वो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आ रहा है, जिसका नेट वर्थ अराउंड 67,000 करोड़, 70,000 करोड़ के आसपास है। तो कैसे आया इतना बड़ा परिवर्तन, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और तो देखिए, ये सप्लाई चेन वॉर शुरू क्यों हुई? सप्लाई चेन वॉर शुरू हुई थी क्योंकि यूएस ने चाइना के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं। जैसे हुआवे जो चाइना की कंपनी थी, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो पूरी तरह से बैन लगा दिया। गूगल, क्वालकॉम जैसी चिप्स, गूगल अपने सॉफ्टवेयर नहीं देता, क्वालकॉम अपने चिप्स नहीं देती। इसी तरह टैरिफ वॉर वहाँ से शुरू हुआ 2017-18 से। उसके बाद आया कोविड, और कोविड के बाद लोगों को ये समझ में आया कंपनीज को कि देखो, एक जगह पे डिपेंडेंट होना सही नहीं है। तो फिर चाइना प्लस वन पॉलिसी शुरू हुई। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सबसे बड़ा हवा है वो आया बन के उभर के इंडिया। तो आज हम देखते हैं 2025 में कि ये जो $22 बिलियन का आईफोन प्रोडक्शन है, उसका एक सिग्निफिकेंट जो आपका क्रक्स है, वो कोर है, वो इंडिया शिफ्ट हो रहा है। और थैंक्स टू टाटा ग्रुप, ये जो क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम हो या इकोनॉमिक सिस्टम ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, तो इंडिया में सबसे ट्रस्टवर्दी कंपनी कौन सी है? टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप का एप्पल के साथ कोलैबोरेशन, ये मैन्युफैक्चरिंग को और ऊंचाइयों पे ले जाएगा। तो अगर हम इसको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से समझे तो इसको बोलते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस थ्योरी। तो मॉडर्न कंपनीज जो हैं वो एफिशिएंसी और रेजिलियंस को प्रायोरिटी देती हैं। रेजिलियंस क्यों? क्योंकि इंडिया एक रेजिलियंट इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है। और एफिशिएंसी क्यों? टाटा ग्रुप की एफिशिएंसी है। ठीक है। और आप चाइना से इसीलिए आप यहाँ आ रहे हैं क्योंकि सप्लाई चेन बॉटलनेक्स क्रिएट होते हैं जब आप सिर्फ एक ही जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम आज पॉलिसी की बात करें इंडिया में, तो पीएलआई की वजह से, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की वजह से, इंडिया में जो आपका 99% आपके मोबाइल फोन्स और कंपोनेंट है वो इंडिया में ही असेंबल होते हैं। थैंक्स टू दिस, जो हाईएस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट सेक्टर है इंडिया में
वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का ही है थैंक्स टू पीएलआई स्कीम। अब इस पीएलआई स्कीम का फ़ायदा उठाया टाटा ग्रुप ने। क्यों? क्योंकि 2 से 6% तक का इंसेंटिव मिलता है ऑन एवरी एक्सटेंडेड आउटपुट। अगर आप अपने टारगेट आउटपुट्स को पूरा करते हैं तो आपको 6% तक का इंसेंटिव मिल सकता है भारत सरकार से। और अगर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात की जाए आफ्टर टाटा ग्रुप टुक ओवर विंस्टन एंड फॉक्सकॉन, तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ 5 या 7% ही ज़्यादा है चाइना से एफिशिएंसी, मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी में। कि अगर मान लो 100 रुपये लगता है चाइना में बनने में, तो 106 107 रुपये लग रहा है इंडिया में बनने में। यानी हमने कॉस्ट को भी कवर कर लिया है। और यूएस से अगर देखें तो 1200% हम ईजी है हमारे पास। अगर हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट की, तो लगभग 22,000 करोड़ का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट भी हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडीज में थ्रू गवर्नमेंट स्कीम, जो पीएलआई स्कीम है हमारी वो। तो हम ये समझते हैं कि जो डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज आज इंडिया को मिल रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट एज वेल एज एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर, ये हमें एक स्टैटिक एडवांटेज देता है। ठीक है, एडवांटेज देता है हमारे इकोनॉमी में, हमें इंटरनेशनल ट्रेड में, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, ताकि हम ग्लोबली एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन अपनी बना सके और उसको सस्टेन भी कर सके। बात यह है कि सस्टेन करना ज़रूरी है। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो ये टाटा ग्रुप सिर्फ पीएलआई स्कीम से लगभग 3,000 करोड़ का बेनिफिट उनको मिला है। और उसमें से भी फॉक्सकॉन को भी लगभग 3,000 करोड़ का बेनिफिट मिला है। मतलब ये दोनों ही कंपनीज जो है बेसिकली एप्पल इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करती हैं इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग बोथ। अब ये टाटा का चेस मूव क्यों कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट मास्टर स्ट्रोक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टाटा ने उठाया है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्यों? क्योंकि टाटा ने अपने प्रोडक्शन को आफ्टर टेकिंग एवरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंडर इटसेल्फ, उन्होंने इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त किया। और उसी इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो मोबाइल्स बना रही हैं, तो सैमसंग की बड़ी कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए, इंडस्ट्री को छोड़ दिया जाए इंडिया में, नोएडा में, तो टाटा ग्रुप ही है जो इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को प्राप्त कर पाया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। तो एक्विजिशन की अगर बात करें तो 2024 से शुरू किया टाटा ने, विस्ट्रॉन फैसिलिटी को एक्वायर किया, 2025 में पेगाट्रॉन को एक्वायर किया। तो इसकी वजह से जो रेवेन्यू एक्सप्लोजन हुआ है टाटा ग्रुप का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में 4,000 करोड़ के आसपास मान लीजिए कि थी टाटा ग्रुप, आज वो 70,000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है टाटा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू में। बहुत बड़ा नंबर है ये। इट शोज दैट टाटा ग्रुप इज अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल धीरे धीरे, और इसका इम्पैक्ट भारत के मार्केट पे भी पड़ेगा क्योंकि जीएसटी भी कम हो रहा है, तो और इम्पैक्ट पड़ेगा। अब क्यों रेजोनेट करता है ये? क्योंकि ये दिखाता है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। तो ये सोचना कि हमारा प्राइवेट सेक्टर कंपीट नहीं कर सकता, जी नहीं कर सकता है, अगर उसको पर्याप्त अपॉर्चुनिटी और सरकारी प्रोत्साहन मिलता रहे तो। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ये भी दिखाता है कि भारत का प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर आज लोहा लेने को तैयार है। और इसके अलावा एक एस्पिरेशनल नैरेटिव जाता है कि इंडियन इकोनॉमी इज रेडी for all the foreign direct investment and to become a manufacturing hub of high quality goods। और इस वजह से इंडिया अब एक ग्लोबल ट्रेड पोजीशन और मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन में बेहतर पोजीशन दिखाई देता है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा है टाटा के पास, क्योंकि उन्होंने सबको एक तरह से खरीद लिया है बेसिक मैन्युफैक्चरिंग जो होती है एप्पल प्रोडक्ट्स की। तो इसीलिए सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर पाए हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि टाटा ग्रुप एप्पल का एक प्राइमरी अल्टरनेटिव बन के उभरा है, क्योंकि उसके पास अब डिसप्रपोर्शनेट वैल्यू कैप्चर हुआ है। क्योंकि अब 4,000 करोड़ की कंपनी अगर 66,000 करोड़ की बन रही है, 17,000 करोड़ के आसपास की, तो इसका मतलब है कि डिसप्रपोर्शनेट आपके पास अब वैल्यू क्रिएशन हुआ है। मल्टीप्लायर इफेक्ट की अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट तो खैर बढ़ा ही है, और एक्सपोर्ट बढ़ा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ है, यानी सप्लाईज बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़े का मतलब आपके आउटपुट सप्लाईज बढ़ी हैं। तो सप्लाईज जब भी बढ़ेंगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, पहली चीज़ पैसा आएगा। उसके अलावा लेबर मार्केट को भी फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वर्कर्स को आपको एम्प्लॉय करना होगा, जिसकी वजह से लगभग 50,000 तो सिर्फ फॉक्सकॉन की फैसिलिटी में आपको जॉब्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अब लॉजिस्टिक्स बनाएंगे, मोबाइल बनाएंगे तो आप पोर्ट तक पहुंचाएंगे, मार्केट तक पहुंचाएंगे, तो एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री भी बनेगी ट्रांसपोर्टेशन में। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स को मिला के एक बड़ा लगभग 2 लाख 3 लाख के आसपास जॉब आप क्रिएट कर रहे हैं, और $7.5 बिलियन का एक्सपोर्ट वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं मात्र 4 महीने में। और इसका टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे हम इंप्रूव करते जाएंगे, टेक्निक्स को एफिशिएंट बनते जाएंगे,
तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि हम इंपोर्ट करते हैं मेजर कंपोनेंट्स विदेश से, वो भी कम होता जाएगा, हम वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, यानी कोर कंपोनेंट्स भी हम इंडिया में बना पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग इफेक्ट, और यू कैन से हिट एंड ट्राई, कि आप जैसे जैसे काम करते जाते हैं, गलत हो या सही हो, आप कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। तो ये जो सीख है वो आपको बेहतर बनाती है, अच्छा करोगे तो भी और गलत करोगे और सीख गए तो भी। ठीक है, तो इससे हमको इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन में हेल्प मिलेगी और एक लोकलाइज्ड इकोसिस्टम बनाने में हेल्प मिलेगी। तो फ्यूचर विजन क्या है इंडिया का? क्या इंडिया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है? तो क्या हम सिर्फ लो क्वालिटी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हैं, या फिर हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा सकते हैं? तो ये हाई कॉस्ट इकोनॉमी बनना है अगर हमें, तो हाई क्वालिटी हाई स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हमें जाना होगा, यानी हमें अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बेहतर करनी होंगी। और यही हमारे ईस्ट एशियन टाइगर ने किया हुआ है 1980s 90s में। ईस्ट एशियन टाइगर बोले तो वो जो फोर्स है हमारे आपके ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर, इन्होंने भी अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हाईली स्किल्ड हाई टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ करके दिखाई है। तो हमारा टारगेट यही है कि जो ग्लोबल स्मार्टफोन प्रोडक्शन है उसका 20% हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो विथ डोमेस्टिक वर्टिकल इंटीग्रेशन। और हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं साउथ कोरिया, बेसिकली साउथ एशियन टाइगर्स का मॉडल है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम डोमेस्टिकली बना सकें। और क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मीडियन 29 ईयर्स हमारी देश की मीडियन एज है, यानी ज़्यादातर लोग अभी 29 साल के हैं, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन भी 35 से कम है इंडिया की। तो यानी ज़्यादातर लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन के हैं, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग हम और हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग बेहतर करते जाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड और जॉब क्वालिटी भी बेहतर करते जाएंगे इस देश में। तो अगर हम इसको सिंपल कॉन्सेप्ट से देखें, तो हमारा सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स बिलीव करें हमारी इकोनॉमी में, ट्रस्ट करें, और पीएलआई इकोसिस्टम जो क्रिएट हुआ है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की वजह से, वो थोड़ा और ज़्यादा आगे तक एक्सटेंड किया जाए, ताकि जो इन्वेस्टर बिलीफ है वो बनी रहे और इन्वेस्टमेंट भी आता रहे जिन सेक्टर्स में हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। So this is how the Tata Group has changed the view about Indian manufacturing and how we are surpassing China when it comes to manufacturing of iPhone. धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे, बट शुरुआत अच्छी है।